नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आज प्रतिदिन की तरह ही एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने एक नया विषय लेकर के आया हूँ। जैसा पूर्व में अपने कक्षा 10वीं में इतिहास का जो भाग है उसका जो पहला अध्याय चल रहा है स्वर्णिम भारत, उसमें आज अपन जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण वंश था उसमें वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। वर्धन वंश 6ठी शताब्दी के अंदर इसका उदय हुआ और इसका जो नींव रखी, स्थापना इसकी की, वो पुष्पभूति ने की थी, जो तात्कालिक रूप से वैष्णव और शिव उपासक था। इनके द्वारा इस वंश का प्रारंभ हुआ। वर्धन वंश में मुख्य रूप से 3 प्रमुख राजा हुए, जिसमें प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन प्रमुख थे। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राजवर्धन बैठा, किंतु उसका शासनकाल बहुत लंबा नहीं रहा, क्योंकि उसे सिंहासन पर बैठते ही अनेक युद्धों के साथ में उलझना पड़ा और बंगाल के शासक द्वारा 606 ईस्वी में उसका वध कर दिया गया। इसके बाद उसका जो छोटा भाई है वह उसका उत्तराधिकारी बना, हर्षवर्धन। इतिहास में हर्षवर्धन का शासनकाल एक स्वर्णिम शासनकाल के रूप में भी जाना जाता है। इनका शासनकाल लगभग 40 वर्ष तक रहा, जिन्होंने अपने शौर्य और वीरता और उदारता के कारण इतिहास में बहुत अच्छा नाम कमाया। लेकिन निसंतान होने के कारण उसका कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं था और उसकी मृत्यु के साथ ही ये जो वर्धन वंश था, पुष्पभूति वंश, इसका क्या अंत हो गया। वर्धन वंश की जो तात्कालिक परिस्थितियां थी उसके अनुरूप जब हर्ष ने सिंहासन संभाला, उस समय राज्य की स्थिति बहुत ही संकटपूर्ण थी, क्योंकि चारों तरफ से गौड़ीय संप्रदाय बंगाल के जो राजा थे शशांक, जिन्होंने उनके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध किया था, और उसकी जो छोटी बहन थी राजवर्धन की, राजश्री, वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए अन्यत्र स्थान पर चली गई। और इन सब विकट परिस्थितियों को देखते हुए हर्षवर्धन ने शासन संभालते ही सर्वप्रथम अपनी बहन को ढूंढा, और उसको ढूंढने के बाद में कामरूप के जो राजा थे भास्कर वर्मा, उनके साथ में संधि की, मित्रता की, और जो बंगाल के शासक थे शशांक, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी सेना उन्होंने भेजी। इसलिए और उस सेना के साथ में उन्होंने दक्षिण क्षेत्र के जितने भी क्षेत्र थे उन सबको समाप्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हर्ष के शासनकाल में
राज्य सीमाएं उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में नर्मदा और पूर्व और पश्चिम में बल्लवी तक फैली हुई थी। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया और उस विशाल साम्राज्य पर उन्होंने शासन किया। इस प्रकार से हर्ष का शासन विस्तारवादी रहा, साम्राज्यवादी रहा। अनेक राजाओं ने उनके साथ में संधि की और एक सांस्कृतिक वैभव को बढ़ाते हुए शासन को अच्छी प्रकार से संचालित किया। उनके शासनकाल में सभी सुखी थे, कोई दुखी नहीं था और प्रजा सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक सुरक्षित थी। वर्धन वंश में हर्ष ही एकमात्र ऐसा राजा था जिन्होंने साम्राज्य विस्तार के बाद में महाराजा धीराज की पदवी धारण की। चूंकि वह शिव और वैष्णव उपासक था, इसलिए वो सदैव शिव और सूर्य की उपासना करता था। लेकिन अपने जीवन काल में धीरे धीरे उनका जो झुकाव है वो बौद्ध धर्म की ओर हो गया और जीवन के अंतिम कालखंड के समय पर वह बौद्ध धर्मावलंबी बन गए। उनके शासनकाल में अनेक बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार स्थान स्थान पर उन्होंने फैलाया और उसको एक संरक्षण प्रदान किया। हर्ष के शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि वह प्रतिवर्ष अपने शासन के प्रतिवर्ष 5 वर्ष के अंतराल में एक प्रयाग में बहुत बड़ा धर्म महोत्सव आयोजन करते थे, जो गंगा और यमुना के संगम पर स्थित महातीर्थ स्थल है। वर्तमान में यह इलाहाबाद में है, जहाँ पर हर 12 वर्ष बाद महाकुंभ का मेला लगता है। ऐसे उस पवित्र संगम पर एक बहुत बड़ा महोत्सव करके अपने राज्य की संपूर्ण संपदा प्रजा के लिए दान कर देता था। यहाँ तक कि अपने पहने हुए वस्त्रों को भी वह दान कर देता था और भिक्षा के रूप में अपनी बहन से वस्त्र मांगता था और उनको वह पहनता था। इस प्रकार से उसकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी और उसके शासनकाल में प्रजा सुखी थी, वैभवशाली साम्राज्य था। इन सब बातों को देखने के लिए उस समय जो चीनी यात्री था हेनसांग, वह भी इस छठे महोत्सव की प्रसिद्धि को सुनकर के उसको देखने के लिए प्रयाग में शामिल हुआ और बाद में उन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल की संपूर्ण विशेषताओं का विस्तृत उल्लेख किया। आज के इस वीडियो में इस वंश का इतना ही पाठ भाव अपने